हम लोग चर्चा कर रहे थे अष्टक वर्ग के सिस्टम पर, और कल हम लोगों ने एग्जाम्पल किया कि किस प्रकार से केवल अष्टक वर्गों को देख करके हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगा पाते हैं। यानी कि एक प्रकार से भाव की स्ट्रेंथ को चेक कर लिया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाव की स्ट्रेंथ तो इससे पता लगती ही है, साथ में हमें मालूम लगता है कि हम ग्रह की स्ट्रेंथ को भी इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ पीपीटी शेयर करूंगा कि कल या आप एक होरोस्कोप नोट करें, एक किस प्रकार से ये कुंडलियों की स्ट्रेंथ को कैसे चेक किया जाता है, कैसे नहीं। ये एक मेष लगन की कुंडली है और लगन में बुध ग्रह है। सेकंड हाउस में चंद्रमा और राहु है। सीधे आइए, सेवंथ हाउस में शनि है और अष्टम भाव में मंगल केतु है। नवम भाव में गुरु है और फिर इसके बाद सीधा सूर्य और शुक्र 12वें भाव में है। ये एक मेष लगन की कुंडली है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से ये मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। कल प्रदीप जी कह रहे थे कि सर्वाष्टक वर्ग कैसे देखते हैं, वो बताइए। तो मैं एक पीपीटी और लेकर के आया हूँ, फिर वापस हम इसी पर आएंगे। इस प्रकार से पीपीटी इस प्रकार से ये सर्वाष्टक वर्ग सारणी बनी होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिए जो सबसे पहले आपने देखना है कि वो मेष लगन है, और मेष लगन में आप अगर यहाँ पर देखें कि मेष, वृष, मिथुन, एक जो अपर हॉरिजेंटल लाइन है वहां पर 1 से 12 राशियां लिखी गई है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, इस प्रकार से 12 राशियां लिखी गई हैं। और वर्टिकली लाइन में हमारे बाकी के ग्रह लिखे गए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह लिखे गए हैं। अब आपने लिखना क्या है कि जो कुंडली अभी आपने बनाई है, उस कुंडली में आपने जहाँ मेष राशि लिखी है, यानी कि भाव 1 नंबर भाव जो है, ऑटोमेटिक मेष लगन की कुंडली में भाव नंबर 1 मेष लगन का ही होगा। तो वहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में आप नंबर नोट करें 24, और ऊपर सॉफ्टवेयर में ऐसे लिखा हुआ आता है सर्वाष्टक वर्ग सारणी। वृष में 24, थर्ड में 29, फोर्थ में 30, फिफ्थ में 31, सिक्स्थ में 32, सेवंथ में 27, एट्थ में 23, नाइन्थ में 28, 10th में 34, 11th में 31, 12th में 24। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो अपना हैंड रेज करें, मैं उनके पास आऊंगा, उनसे बात करूंगा इस टॉपिक पे, जिन्होंने ये सर्वाष्टक वर्ग लिखा। हाँ सचिन जैन, हाँ सचिन, जी सर। जी सर। प्रकट हो जाइए। जी सर। आपने ये बनाया, अब जी। आप इसके बारे में मुझे बताइए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस प्रकार से। इसमें ये जिस भी जातक की कुंडली है, जी। पहला क्वेश्चन आपसे सर्वाष्टक वर्ग से, क्या उन्हें जॉब करनी चाहिए या उन्हें बिजनेस करना चाहिए,
या अपना खुद का कोई काम करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति किस स्टेटस पे होगा, कैसा नहीं, वो कैसे हम चर्चा करेंगे, अब बताइए। सर नौकरी तो छठे से देखेंगे हम, बहुत बढ़िया। और अपना व्यापार सात से देखेंगे, हम्म। अपन छोटा मोटा जो काम है। हाँ हाँ, डे बताइए टू डे सचिन इनकम भैया। डे टू डे इनकम कंसल्टेंसी सेवेंथ से देखेंगे, ठीक है। और व्यापार अपना 10th से देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो तो अभी हमारा नौकरी में 32 नंबर है, हाँ, बहुत बढ़िया। और डे टू डे वाले में 27 है, स्टार्ट 7th में। ठीक है। लेकिन व्यापार 10th वाला देखेंगे तो 34 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका लाभ देखेंगे 11वें से, ठीक जिसमें है। 31 है, कम है। ठीक है। ठीक तो है। इसको नौकरी करनी चाहिए, जा सकते हैं। वेरी नाइस। इन्हें नौकरी करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो ये प्रोफाइल व्यापार करने का नहीं बना। जी बहुत बढ़िया। तो ये नौकरी करनी चाहिए, तो नौकरी में नंबर आए 32। तो ये नौकरी किस लेवल की ना ना नौकरी, ना क्लैरिकल जॉब ना, होगी, किस तरह की जॉब होगी? नहीं, अच्छे लेवल की नौकरी होगी, क्योंकि 28 से ऊपर जा रहे हैं, काफी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। तो अच्छा, मैनेजरियल और सीनियर मैनेजरियल लेवल की नौकरी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सचिन। सबसे पहले तो आपने इसमें यही बहुत बड़ा पेज था कि ये जो 34 मार्क्स हमारे 10th हाउस में आए हैं, 10th हाउस में आए हैं, और ये 10th हाउस में आ गए हैं, परंतु इतना वो भाव मजबूत नहीं है। ठीक है, जी, तो क्योंकि आपने उसका बिल्कुल लाभ ठीक कम है। बताया। अब अब मैं विनय जी से पूछूंगा। विनय जी, आपके सामने कुंडली है, और सचिन ने एक बात कही कि देखो साहब, दसम भाव इनका कमजोर है। सचिन की भाषा में मैं बात करूं तो इतना मजबूत नहीं आया जितना उसको नंबर बहुत अच्छे मिले, मतलब 34 मार्क्स मिले 10th हाउस को। बट फिर भी इशारा जो इंक्लिनेशन जा रहा है कुंडली का, वो छठे भाव की तरफ जा रहा है, मतलब जॉब की तरफ जा रहा है। ऐसा क्या कारण हुआ? इसमें आप ग्रह को भी जोड़िए कि दसम भाव का क्वेश्चन है। चलिए आप सोच लीजिए जब तक। मंजीत जी आप बताइए। गुरु जी, जो जैसा आपने कल समझाया था, हाँ चौ- हाँ। जब हम ये देखेंगे डिसीजन आता है कि 34 है, ठीक है, हम्म, वाले भाग में, तो डिसीजन बनता है कि करना चाहिए, लेकिन हम्म, करेंगे नहीं करेंगे 31 से देखेंगे, 11वें भाव से। जी। तो इसमें यही निकलता है कि 34 का काम करेगा और 31 रुपए मिलेंगे। सो हम्म। मेहनत बहुत रहेगी, लेकिन उसे हम्म। रिजल्ट नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये बात सेम बात सचिन ने भी बताया है मंजीत जी। मैं जी आपसे दूसरी बात पूछता हूँ। आपने पहले एक पूरी पीछे क्लासे अटेंड की है। ये जी दसम भाव का जो स्वामी है इस कुंडली में, देखिए वो तो बहुत मजबूत है ना। जी, 10th शनि है। हाउस, नहीं सर, 10th नहीं हाउस सर। का लॉर्ड कौन है? शनि। शनि है। तो जी शनि उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड हैं। जी, उठ हाँ, के। तो क्या रीजन क्या है फिर? मतलब ये भाई दसम भाव इतना स्ट्रांग है, उसके बावजूद जो है ये मामला जो है इतना बढ़िया बन नहीं पाया व्यापार का। दसम का लॉर्ड, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है दसम का लॉर्ड अगर बहुत पावरफुल होगा तो व्यापार व्यक्ति जो उच्च कोटि का जो सत्ताधीश बनता है, व्यापारी बनता है, मतलब बड़े स्तर का काम करने वाला बनता जी गुरु जी मैं बताऊं, है। हाँ बताइए। सर इसमें शनि जो है ना नौकरी का कारक होता है, नौकरी करवाता है शनि ज्यादा। तो उच्च का बढ़िया। होने के उच्च के हैं शनि है, शायद जी, इसलिए इसको नौकरी करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये पॉइंट भी बहुत वाजिब पॉइंट है नितिन जी का। पर फिर भी मैं आपसे फिर एक तर्क करता हूं कि दसम का स्वामी उच्च का होकर के अपने से दसम बैठा है। भाव भवात न्याय सूत्र के अनुसार 10th का लॉर्ड एग्जॉल्टेड होकर के अपने से दसम बैठा, स्क्वायर बन गया, 10th का लॉर्ड 10th में चला गया। ये बहुत बड़ा सक्षम योग होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं इस पॉइंट पर जोर दे रहा हूँ। सर शनि का डिस्पोजिटर नीच का हो गया और अपने से अष्टम हो गया। शनि का डिस्पोजिटर शुक्र नीच का कहाँ से हो गया? सिंधी जी कहाँ से देख रही हो? 12th ग्रह, ग्रह तो 12th में एक नहीं भी है। नीच में नहीं है, एक भी नीच अच्छा, में उच्च नहीं का है। है वो। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है सर। एक भी ग्रह नीच का नहीं है। हाँ, उच्च का, ठीक है सर। लगाइए दिमाग, आप लोग जोर लगाइए, देखिए जब ही आपको सर समझ में आए। 10th का कारक
सर 10th का कारक सूर्य है और सूर्य 12th में गया वो है। तो सूर्य तो नेम फेम का हो जाएगा, चलो वो तो कई बड़े आदमियों का नेम फेम नहीं होता, पैसा बहुत हो जाता है, वो तो मान लेते हैं, वो तो चलो एक साइड में हो गया। सूर्य वाला आदमी आप ये भी कह सकते हो कि ज्यादा भाई वो मतलब जल्दी उठने वाला नहीं होता। सर हम ये कह सकते हैं कि शनि जिस राशि में उसका स्वामी 12वें घर में चला गया है। हाँ, ये काफी हद तक कह सकते हो, पर वो एग्जॉल्टेड है, ये ध्यान रखना। सर अष्टम भी तो है। नहीं, छठा है। सिंधु जी आप देख कहां से रहे हो, सही तरह चेक करो आप, छठा है, छठा। सर अगर हम जॉब की बात करें तो 6 हाउस में 6 नंबर में बुध उच्च का होता है जो कि लगन में बैठा है। और दूसरी चीज ये, अरे भाई ऐसे मत बोलना कौशल कि छठे भाव में बुध उच्च का होता है ना। मतलब 6 सॉरी छठे भाव राशि में, बुध कुछ का सॉरी मतलब राशि में बुध उच्च का हाँ, होता है जो कि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर के लगन में बैठा है। नहीं केंद्र दूसरा जो त्रिकोण का मालिक नहीं बैठा बुध मेरे भाई, बुध तीसरे और छठे का मालिक है। तो सर यहाँ पे अगर हम थर्ड से देखते हैं तो सर 11वें में बैठा है अपने बुध, लाभ भाव में बैठा है। और अगर हम छठे घर से देखें जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ राशि से, वहां से अष्टम बैठा है। तो हो सकता है सर ये अगर जॉब में जाता है तो शनि के कारण आपने बताया भी था कि हायर डेजिग्नेशन पे जाएगा, आगे धीरे धीरे चाहे जॉब कितने की भी लगे लेकिन जॉब में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा आगे जाकर। सर एक चीज बोलनी थी कि 7th हाउस का जो डिस्पोजिटर है शुक्र, वो अपने से 6 बैठा है और 6 हाउस हम जॉब के लिए ही देखते हैं, 6 हाउस से ही हम जॉब वगैरह उसका तो और शनि वैसे भी जॉब के लिए कारक है और शनि का जो डिस्पोजिटर है वो अपने से 6 बैठा है, तो 1% हम ये कह सकते हैं, तो वो जॉब की तरफ ही लेके जाएगा। ठीक है, देखिए इस कुंडली में और कोई व्यक्ति दिमाग लगाना चाहे, क्योंकि एकदम से लाइट आ जाएगी फिर सबके दिमाग में मेरे बताने के बाद। तो गुरुजी मैं बोल सकता हूँ? हाँ विनय जी बोलिए, मैंने तो आप ही को मौका दिया था पहले। गुरुजी यहाँ पे शनि दिग्बली है और शनि दशम और एकादश का मालिक है। ठीक है। और शनि उच्च राशि में बैठा हुआ, उसका डिस्पोजिटर भी उच्च राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। शनि को बिंदु मिल रहे हैं 27, सप्तम भाव को 27 के बिंदु मिल रहे हैं, इसलिए इनको शायद कंसल्टेंसी या अपना इस तरह का कारोबार नहीं करना चाहिए, जैसे कि ज्योतिष हुआ या इस तरह का कंसल्टेंसी शायद नहीं करना चाहिए 7th हाउस रिलेटेड। लेकिन 10th हाउस में 34 पॉइंट्स हैं और 11th हाउस में 31 पॉइंट्स हैं। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जातक को ईश्वर ने दोनों अपॉर्चुनिटीज दे रखी है, ये जॉब में भी अच्छा कर सकते हैं और बिजनेस में भी रीजनेबली अच्छा कर सकते हैं। ये इनपुट ज्यादा लगाएंगे, आउटपुट उससे थोड़ा सा कम आएगा, और कोई आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए कि ये 31 है। और कोई व्यक्ति? गुरुजी एक मेरा सुरेश मित्तल बोल रहा हूँ, एक तुक्का बताइए लग जाए। इसका जो लगन का लॉर्ड है मंगल, ठीक है, वो और दूसरी जगह 8वें घर में मंगल बैठे हैं, वो भी अपना घर है, लेकिन लगन से 8वां घर हो गया और 8वां मंगल से गिनेंगे तो 3rd हाउस जो आएगा नौकरी का आएगा। 8वें घर से क्या गिनेंगे? 8वां। नहीं ऐसे नहीं मित्तल साहब, 8वें का लॉर्ड तो 8वें में ही बैठा है ना, सुग्री बैठा है, वो वहीं पे ही बैठा है। शुरू होगा गुरुजी। और केतु भी जो हो जाता है ना, मंगल की तरह असर करता है। मंगल एक मतलब वृश्चिक राशि के 2 ग्रह माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के 2 ग्रह माने जाते हैं, एक मंगल, दूसरा केतु। एक प्रकार से केतु भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है और मंगल भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यानी दोनों ग्रह स्वगृही होकर के बैठे हुए हैं एक प्रकार से, तो वो चीज नहीं काम करेगी। और कोई है? गुरुजी इनको व्यापार करना चाहिए और अपने अंदर आदमी भी रख सकते हैं एज ए एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक। और कोई है?
नितिन जी का हो गया। अच्छा गुरु जी, व्यापार करें लेकिन उसमें खुद जॉब के लिए तरीके से अपनी सैलरी निकालते रहें तो व्यापार इनका सक्सेस ज्यादा हो सकता है। लॉजिक बताओ मुझे, प्रेडिक्शन से इतना मतलब नहीं है, मुझे थोड़ा सा लॉजिक समझाओ। मैं ना लॉजिक को बहुत लाइक करता हूँ। मेरे को स्टूडेंट्स गलत सलत बता दे, मुझे इस बात की एक पैसे की परवाह नहीं क्योंकि रहती है। मुझे क्योंकि तो ये सर इनका, लॉजिक बताओ कि आप किसको मजबूत मान रहे हो, किस। अच्छा ये बताओ, शनि मजबूत है कि कमजोर है? चलो ऐसे बात करते। सर शनि तो स्ट्रांग है। ठीक है। अत्यंत मजबूत है। तो शनि स्ट्रांग है तो एक तरीके से जॉब का कारक भी होता है, और 32 नंबर हमारे जॉब वाले हाउस पे मिल रहे हैं, तो इस बंदे को अपने बिजनेस में भी मतलब इस तरीके से काम करे, पापा के साथ मिलके काम करे और अपनी सैलरी लेता रहे, तो ये जो बंदा बिजनेस करेगा तो उसमें और ज्यादा राइज करेगा साथ में। चलिए आज आप लोगों की परीक्षा भी हो गई। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए बड़ा सिंपल है। आप है ना पूरी नजर घुमा के रखा करो कि कहाँ पर चीज कैसे जा रही है। मैं कुंडलियां कई बार बड़ा भारी ट्विस्ट दे जाती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जो नेटल चार्ट होता है वो एक प्रकार से, जो नेटल चार्ट होता है ये इल्यूजन की तरह होता है, और ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अब सभी को देखने में लग रहा है कि शनि ग्रह उच्च का है और दसम का स्वामी शनि है, और उच्च का है, दसम से दसम में बैठा है। और एक प्रकार से ये काम धंधे का, बिजनेस का, ब्रांड का बहुत बड़ा योग है। छोटा मोटा योग भी नहीं, बहुत बड़ा योग है। ये इतना भी मैं बता दूं। परंतु इंक्लिनेशन जा रहा है जॉब की तरफ। जॉब का एक महीना और भी होता है कि जो केवल दूसरों के रोड मैप पर चल सके पर खुद का रोड मैप ना बना सके। बिजनेसमैन की परिभाषा वही है कि जो व्यापार में अपना रोड मैप खुद तैयार करता है वही सही मायने में बिजनेसमैन बनता है। जो कि रोड मैप बनाने का जो काम आता है वो दसम भाव से आता है। दसम भाव जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो उतना ही अच्छा स्ट्रांग मैप को बनाने वाला होगा। क्लियरिटी आई? अब हम देखा, हमने एक नजर सब चूक गए। सर एक बात बोलना चाहूंगा, सेकंड हाउस में सिर्फ 24 पॉइंट है। कोई बात नहीं, अभी अभी आप हम शांत रहेंगे विनय जी थोड़ी देर के लिए, है ना। आप कोई बात नहीं, जो भी हो गया सो हो गया। कि ये देखते हैं कि इसमें किसी ने भी नहीं देखा कि शनि ग्रह वक्री है। शनि ग्रह के बारे में मैंने वक्री ग्रह के बारे में आपको बताया था कि सूर्य से आप देख लिया करो कि 7वां और 8वां ग्रह जो होता है वो वक्री होता है। शनि सूर्य जो है, सूर्य से शनि अष्टम है और इस कारण से शनि ग्रह वक्री हो जाते हैं। अब सूत्र समझो, मैंने ये सूत्र पहले भी बता रखा है। नीच का ग्रह यदि वक्री होगा तो उच्च के समान रिजल्ट देगा, और उच्च का ग्रह वक्री होगा तो नीच के समान फल देगा। तो एक प्रकार से अब समझ में आ गया हमें कि ये जो ग्रह लग रहा है शनि उच्च का, ये इस कुंडली में ये नीच के रिजल्ट दे रहा है, यानी नीच के समान, नीच के बराबर इस कुंडली में रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक प्रकार से 10वां और 11वां भाव एक साथ गड़बड़ा गए। जितनी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है उतनी उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। अब शनि के गड़बड़ाते 3 पॉइंट गड़बड़ाए। दसम भाव गड़बड़ाया, 11वां भाव गड़बड़ाया और शनि गड़बड़ाया तो जॉब भी गड़बड़ा गई। पर इससे उनके मस्तिष्क की एक चीज सामने निकल करके आई कि ये खुद रोड मैप नहीं बना सकते, पर किसी के बनाए हुए रोड मैप पर जरूर चल सकते हैं। प्लस सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, मतलब अपने आप से मोटिवेशन से नहीं चलेंगे, इनको धक्का लगाना पड़ता है। शनि से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं उनको धक्का लगाना पड़ता है। इसलिए जो शनि ग्रह क्या है, लेबर क्लास, जितनी भी अपनी लेबर क्लास होती है, जो मजदूर तबका है, मजदूर वर्ग है, वो शनि ग्रह उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसीलिए क्या करना, आपको मजदूरों को कभी डांटना पड़ता है, कभी उनको मोटिवेशन देना पड़ता है, कभी उनको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए उनको, चाहे वो सैलरी में मिले, चाहे उनको शाबाशी से मिले, चाहे रिकॉग्नाइजेशन से मिले, या उनकी तारीफ करके मिले, या कोई उनको आइडिया शेयर करके मिले, या उनमें जोश पैदा करके मिले। आपको हर समय कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर को अपने यहाँ बुलाती हैं और मोटिवेशन देती हैं, या अपने वर्करों को कुछ ना कुछ वो इंक्रीमेंट देती रहती हैं, बोनस देती रहती हैं, कुछ फायदे देती रहती हैं, जिससे उनको एक मोटिवेशन काम करने का बना रहे। तो ऐसा नहीं है, ये लोग खुद के द्वारा सेल्फ मोटिवेटेड इतने ज्यादा नहीं होते, परंतु इनको मोटिवेशन के द्वारा दूसरे के द्वारा बनाए हुए मार्ग पर इनको चलाया जा सकता है। देखा कितना जबरदस्त ट्विस्ट आ गया यहाँ पर। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, तो अब ये मुझे बताएं कि यहाँ पर धन के हालात क्या होंगे। ये एक बड़ी अध्ययन योग्य कुंडली है आपके लिए। देखिए ये बात कीजिएगा कि हमारा मेन टॉपिक है अष्टक सर्वाष्टक वर्ग, उसको लॉजिक लेना है, बैठे हुए ग्रहों को लॉजिक बनाना है हमने। 5 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड। किसने नया किसने उठाया है? किसी के पीछे से आवाजें आ रही है। गुरुजी हाँ जी, सामान्य होगा 27.8। सवाल क्या था एक बार हल्का सवाल प्रताप जी ये है कि अब हम चर्चा करेंगे इनके धन के लिए। धन की स्थिति का क्या आकलन आप करते हैं? मैं ये सब बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि कल हम लोगों ने धन के बारे में भी डिस्कस किया था। सामान्य होगा सामान्य। गुरुजी सामान्य रहेगा? नहीं सामान्य रहेगा, लॉजिक मुझे बताइए। लॉजिक ये है कि दूसरे भाव में 24 पॉइंट है इनके पास। बहुत बढ़िया। खर्च वाला जो भाव है वहां भी 24 पॉइंट है। जितनी कौन से वाला भाव? कौन से वाला? व्यय वाला व्यय भाव में 24 है। तो ये तो इस बात को दिखाता है तिवारी जी कि व्यक्ति के पास आने का मार्ग और जाने का मार्ग सम है। मतलब अगर खर्चा जो करेगा, खर्चा सोच समझ के करेगा। पहली बात तो आपने ये ध्यान देना है, वो तरीका क्या था कि अगर एक भी नंबर, अगर 12वें भाव में एक भी नंबर दूसरे भाव से ज्यादा हो जाता है तो बंदे में खर्चा करने की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट साथ में आपने ये देखना है कि 28 से कम है 12वें में, तो यानी खर्चा करने की प्रवृत्तियां तो नहीं है। परंतु सेकंड हाउस में हमने कहा था कि भाई हमें 28 से ज्यादा नंबर चाहिए भी नहीं। 28 से ज्यादा दिक्कत ही देते, परेशानी देते, कोई फायदा नहीं ज्यादा देते, खास कहीं ना कहीं ला करके परेशानी करते हैं ये। तो उस हिसाब से 24 पॉइंट भी बने हुए हैं। तो फिर मैंने कहा था कि इसका फैसला फिर कोई दूसरा भाव करेगा। गुरुजी अगर अर्थ त्रिकोण के हिसाब से देखें, हाँ, तो 30 पॉइंट बनते हैं। अर्थ त्रिकोण कौन सा है बताइए? 2, 6, 10 है जी। 2, 6, 10। तो 2, 6, 10 को आपने गिना, तीनों को मिला के बने 90। हाँ, से भाग कर दिया तो सर 30 आ गए। तो 2, 6, 10, 10 में 34 गिने, 6 में आपने 31 गिने और 6 में 32 गुरुजी। हाँ 32 गिने और 2 में 24। 2 में 24। तो कितने हो गए टोटल? देखिए 90 हो गए। ठीक है जी। ऑन एवरेज क्या निकला? 30। मंजीत जी के लिए तालियां होनी चाहिए। मंजीत जी ने देखो आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल सही पकड़ा ना, धन भाव पकड़ लिया। मैं क्वेश्चन कहीं भी कहूँ घुमा करके नजर रखो भाई। अब आप आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन के एंडिंग मोड पे चल रहे हो, आपको अब ये छोटे छोटे है ना ट्विस्ट ये समझ में आने चाहिए कि मामला कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो नो डाउट इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इन्होंने अपनी लाइफ में पैसे की कमी देखी भी नहीं है। अच्छा ये धन भाव से इन्होंने मतलब धन त्रिकोण से देखा,
और किसी तरीके से कैसे देखेंगे? और गुरुजी चौथे भाव में 30 पॉइंट है, चौथा भाव जो है मकान का, वाहन का भी है, और वहाँ 30 पॉइंट है, तो इसलिए वहां से भी पता लगता है कि इनके पास धन की कमी नहीं रहेगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है मकान, जमीन जायदाद और ये सब चीजों में भी और वाहन में भी जो है कमी नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कोई? सर आपने कल बताया था कि पंचम भाव सेकंड को हाउस देखते लॉर्ड हैं। अपने से 11th चला गया है। हाँ कौशल। सर यहाँ पर पंचमेश में 31 पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट में 30 है। कभी कभी ऐसा होता है सर, जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है, तब तक हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी भी खरीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर भले ही वो इन्वेस्टमेंट में 24 दिखा रहा है और धन भाव में भी स्टोरेज में 24 दिखा रहा है, तो ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी को अगर स्टोर करना चाहे तो पैसा तो पंचमेश से इनको ज्यादा आ सकता है, तो वो पैसा स्टोर ना करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो धन इनके पास प्रॉपर्टी के रूप में ज्यादा रहेगा फोर्थ नंबर के अकॉर्डिंग। नहीं, फोर्थ नंबर में तो ये आ रहा है, आपने तो कॉम्बिनेशन बता दिया। कॉम्बिनेशन नहीं, अगर हम हर हाउस को अलग अलग, अगर आप कहते हो कि चौथे भाव का स्वामी और पांचवें भाव का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो कुछ बात समझ में आती है मुझे। परंतु चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है, वो तो चला गया, राहु के साथ बैठा है। आप ये कहिए भवाद भाव हम देखेंगे, भवाद भाव हम देखेंगे। हाँ, 2 का 11 में गया। हाँ देखिए विनय जी, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्वामी अपने से 11 गया और बहुत उच्च बढ़िया। का गया, तो ये तो अच्छा है गुरुजी। अच्छा है। अगर सूर्य से अस्त ना हो तो। हाँ नहीं, सूर्य से अस्त नहीं है। हाँ तो ये अच्छा है। 2 का स्वामी 11 लाभ भाव में गया है, तो एक तरह से अच्छा है। अब देखो, अब इसी पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि विनय जी ने कहा दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला गया। ये ठीक बात है, ये लॉजिकल बात है कि 11वें में गया और उच्च का हो गया है। पर यहाँ पर तुरंत उसी बात ये देखना है, ये क्या दूसरे भाव का स्वामी है कौन? वो है शुक्र। और शुक्र 12वें में अच्छा होता है और कुदरती 12वें भाव में ये उच्च का भी हो गया। देखिए दोनों ही बातें, 12वें भाव में होता भी अच्छा है और 12वें में ये कुदरती उच्च का भी हो गया, तो उस हिसाब से तो ये बड़ा सॉलिड हो गया। पर यहाँ पर अगर हम शुक्र की इंडिपेंडेंट स्टडी करें, दो बातें, धन वाली बात तो चलो ठीक आ गई कि अपने से 11वां आ गया, उच्च का हो गया, ठीक है। पर जब हम शुक्र को इंडिपेंडेंट स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि शुक्र और सूर्य दो ग्रह केवल 24 बिंदुओं को प्राप्त कर पाए। दो अलग अलग बातें, सूर्य और शुक्र इनके 24 बिंदुओं को ही प्राप्त कर पाए। इसका मतलब ये है 28 से कम बिंदु प्राप्त किए हैं सूर्य और शुक्र ने। यस सर। तो इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो शुक्र कमजोर हो गया। तो यानी कि शुक्र कमजोर होने का तात्पर्य क्या दिखाता है? अब कमजोर का मतलब ये नहीं कि वो अस्त हो गया या वो पड़ गया, पर बिंदु कम होने से ये दिखाता है कि इन्हें शुक्र का रिजल्ट कम मिलेंगे जिंदगी में। और शुक्र के रिजल्ट जिंदगी में कम क्या होते हैं कि लग्जरी का शौकीन होना, ब्रांड कॉन्शियस होना, ग्लैमर को लाइक करना और हमेशा चमक दमक वाले कपड़े पहन करके रखना, सज सवर करके रहना, यही होते हैं ना शुक्र के रिजल्ट। जी सर। भाई आप कैसे समझेंगे कि इसका शुक्र अच्छा है किसी व्यक्ति का? तो लक्षण आना चाहिए कि ये गुण होने चाहिए। तो रियल में ऐसा कोई गुण नहीं है इसमें कि शुक्र का गुण कहीं से ज्यादा प्रतीत होता। कुंडली कैसे ट्विस्ट लेती है। साथ में सूर्य भी 24 बिंदु के साथ ही है। तो अब मुझे आप ये बताएं, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं कि फिर कौन सा ऐसा ग्रह जो सबसे ज्यादा ताकतवर है इनकी कुंडली में? चंद्रमा। चंद्रमा और गुरु। गुरु 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 होना चाहिए। विनय जी पूरा स्टडी करा करो बोलने से पहले। जी मैंने कहा पूरा स्टडी करा करो। सेकंड हाउस में तो 24 ही नंबर है, चंद्रमा कैसे पावरफुल हो जाएगा? ओह अच्छा अच्छा। मरकरी है सर, दिग्बली हो गया।
यस। सिंधु जी पॉइंट देखो उसमें कितने नंबर मिले हैं? 24, सिर्फ 24। फिर कैसे हो जाएगा? तो बचता तो गुरु है सर। गुरु ही बचता हाँ है। तो गुरु 28 को पॉइंट कहिए। स्वग्रही है। नवम स्वगृही है, इसमें क्या नवम हो भाव गया? में अशुभ और भाव में। 28 पॉइंट के हिसाब से देखें फिर तो शनि हुआ 34 है जी। अगर पॉइंट के हिसाब से देखें तो शनि हुआ। नहीं शनि को तो 27 नंबर है, ओनली 27 है और वक्री भी है। केवल और केवल गुरु ही अच्छा है। अच्छा सॉरी, ठीक है। केवल और केवल गुरु ही अच्छा है, क्योंकि नंबर एक बात, गुरु सौग्रही है और सौग्रही भी कहाँ पर है? त्रिकोण में नवम भाव में सौग्रही है और उसको बिंदु भी कितने मिले हैं? 28 बिंदु मिले हैं। एक प्रकार से एक ऐसा ग्रह है जिसको कोई, अब अन्य ग्रह देखो जिनको 28 बिंदु मिले हो, चेक करो। 28 और किसी मिले ही नहीं। नहीं, दूसरा और कोई नहीं है गुरु जी। उसके बाद शनि है जिसको 27 मिले हैं, वो भी वक्री है। वो भी वक्री है। अब इसका मकसद समझ में आया आपको? आज अष्टक वर्ग का कितना काम आपको आसान कर दिया एक लेमैन की भाषा में, कि आप तुरंत समझ गए। अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते कि हम शनि को स्ट्रांग माने कि बुध को स्ट्रांग माने, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बुध और गुरु में आप जरूर फंस जाते हैं, क्योंकि नो डाउट बुध पहले भाव में बैठा हुआ है जी, और मैंने बताया था कि बुध पहले भाव में हो तो विष्णु जी का आशीर्वाद होता है। हाँ, तो बताइए, अब यहाँ पर सिंपल वन एंड ओनली वन प्लेनेट निकल करके आया है, वो है गुरु ग्रह, और वो भी नवम का मालिक। नवम का मालिक, नवम का मालिक जो होता है, ये पिता के प्यार को, पिता के स्नेह को, पिता से मिलने वाली चीजों को, पिता के स्टेटस को दिखाता है। अगर फीमेल चार्ट है, फिर मैं ध्यान से सुना, अगर फीमेल चार्ट है तो पति के धन को दिखाता है। यानी पति की स्ट्रेंथ भी दिखाता है अगर फीमेल चार्ट हो तो नवम, पति का धन संबंधी सुख। तो देखो, आप देखो इस कुंडली में क्या था? चंद्रमा उच्च का, शनि उच्च का, गुरु सौग्रही, बुध सौग्रही, शुक्र उच्च का। एक प्रकार से 3 ग्रह उच्च के हैं और 2 ग्रह सौग्रही हैं। देखने से कुंडली ऐसा प्रतीत होगी कि पता नहीं क्या से क्या है ये कुंडली, परंतु केवल एक गुरु ग्रह के सौग्रही हो जाने के कारण, उस सूत्र को याद रखें, कुंडली में अगर गुरु किसी तरीके से स्ट्रेंथफुल हो जाता है तो 12 भाव में से 11 भाव पर गुरु का असर होता है। और इस कुंडली के लिए गुरु एक योगाकारी ग्रह है, वो इनको हमेशा विपरीत परिस्थितियों से बचा लेगा। ये बहुत अच्छे काम करें ना करें, बहुत अच्छे कर्म, मेहनत, हार्डवर्क करें ना करें, पर इनको धन की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु धन समृद्धि का वृद्धि कारक ग्रह माना जाता है। कहते हैं ना, गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। अब गुरु की पंचम दृष्टि बुध पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि तीसरे पर पड़ रही है, नवम दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। तो पांचवे को, तीसरे को और पहले को और तो संभाल ही लिया। इस बाकी अन्य स्थितियों से भी अन्य पार्ट्स पर ये इसका इम्पैक्ट विशेष रूप से रहेगा। किन भाव पे रहेगा अन्य पे इफेक्ट? जिन भावों का गुरु कारक है। गुरु कारक है दूसरे भाव का कारक है, गुरु कारक है पंचम का, गुरु कारक है नवम का, गुरु कारक है दसम का, गुरु कारक है एकादश का, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह कारक है 12वें का, एडिशनल कारक है।
प्रथम श्रेणी का कारक तो शनि है 12वें का, पर एडिशनली कारक 12वें का गुरु भी है। तो एक प्रकार से कितने भावों को अकेले गुरु ने कंट्रोल कर लिया। जो कुंडली देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनी, पर जो अगर इसको सामान्य माने तो सामान्य भी नहीं रही, एक मीडियम लेवल पर आकर के टिक गई। एक प्रकार से कहूं तो इन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल टाइम से शादी, टाइम से बच्चे, टाइम से हर चीज जिंदगी में करना नहीं, डक्का भी, मतलब कुछ नहीं करना, पर पैसे की कमी नहीं, या खड़े खड़े लाख रुपए खर्च कर दो। ये कुंडली का सामर्थ्य। अब आपको प्लेनेटरी सिचुएशन में ट्विस्ट समझ में आ रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रह ये ट्विस्ट ले जाते हैं, और हम लोगों को, एक अच्छे ज्योतिषी को, की परख यहीं पर होती है कि उन्हें इन ट्विस्ट को पकड़ना। ये जो छिपे हुए रहस्य होते हैं कुंडली में, जो छिपे हुई चीजें होती हैं, इनको उभार करके बाहर लेकर के आना। क्लियर हुई बात? देखने में जो चीजें कुछ की कुछ लग रही। अच्छा, अब मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध लगन पर है, अगर हम यहाँ अष्टक वर्ग की बात ना करें तो बुध अच्छा असर क्यों नहीं दे रहा? छठे का स्वामी है सर ये। हाँ नहीं, छठे का स्वामी है बिल्कुल, पर छठे का स्वामी के होने के कारण लगन पे है, ये बात नहीं मानी जाएगी कि ये कमजोरी है। शनि की दृष्टि है, चतुर राशि में है, चतुर राशि में शनि भी की है। 7वीं दृष्टि है। अकेला है सर, जी ने क्या कहा? अकेला है सर बुध के दोनों तरफ क्रूर ग्रह बैठे हैं, ठीक है, राहु और सूर्य। ठीक है। इसका सर एक तो अपने मूल त्रिकोण राशि से 8वां गया, दूसरा इसका डिस्पोजिटर इससे 8वां गया। बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक है जी। सबसे अच्छा जो जवाब दिया वो सिंधु गार्गी जी ने दिया। सबसे अच्छा जो आंसर दिया वो सिंधु गार्गी जी ने एकदम पिन पॉइंट आंसर दिया है। वो दिया है कि बुध ग्रह अकेला बैठा। अकेला बुध ग्रह इंसान को इतना ज्यादा वो नहीं बना पाता जितना कि वो किसी के साथ रह के डेवलप करता है। वो इंटेलिजेंस अगर बना भी देगा, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बना भी देगा, जब तक उसे किसी अन्य का साथ नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर पाता। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी कुंडली में बुध 10वें भाव में उच्च के थे, आप लोगों को करवाया भी था। आप देखिए, अगर वो अपने दम की अगर बात करते तो आपको लगता है कि वो हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे क्या? वो स्वयं मानते थे कि वो कोई एमएलए का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। पूरा मीडिया जानता था कि वो अपने दम पे तो एक इलेक्शन नहीं जीत सकते, एक छोटा से एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नहीं, लड़ तो सकते हैं पर जीत नहीं सकते। और जब उन्हें लाया जाता तो आसाम से, वाया आसाम घुमा करके राज्यसभा से एंट्री दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य के अकेले बैठने का कितना प्रभाव, दुष्प्रभाव। एक प्रकार से अकेले बैठने से बुध यहाँ पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। दूसरा पॉइंट जो कौशल ने बताया वो भी अच्छा पॉइंट बताया है कि 2 पाप ग्रहों के बीच में बुध फंस गया। जब भी पाप ग्रहों के बीच में बुध फंस जाएगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी ढंग से। और अब यहाँ पे समझने वाली 2 बातें हुई। एक तो व्यक्ति बार बार गलती करेगा दिमाग से, एक तो व्यक्ति दिमाग से बार बार गलतियां करेगा, पर गुरु की दृष्टि है तो गलतियां छिप जाएंगी या गलतियां इतनी बड़ी नहीं होंगी जो कि उसके लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सके। पॉइंट पकड़ रहे हो आप? दोनों ही पॉइंटें आएंगी। ऐसा नहीं कि गुरु के दृष्टि देने से उसकी बुद्धि में तीव्रता आ जाएगी, नहीं, बल्कि इतना होगा जो पाप ग्रह इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो पाप ग्रहों का इंपैक्ट कम हो जाए। जो वो गलती करेगा, जो व्यक्ति
देखो शनि तो यहाँ पर दशम एकादश का लॉर्ड होकर के बुध को दे रहा है, और बुध इसका परम मित्र है। अच्छा। दृष्टि का मतलब मैंने बताया था संवाद है, दो दोस्त क्या आपस में दृष्टि देंगे। अब बुध की दोस्ती तो शनि से ज्यादा अच्छी है, तो बड़ी अच्छी सेटिंग बना के रखा हुआ उन्होंने। तो जब शनि बुध पर दृष्टि डालेगा या बुध शनि पर दृष्टि डालेगा, तो यह एक प्रकार का मित्रता और व्यवहार है, क्योंकि बुध दोनों पार्टियों की तरफ रहता है। वो सूर्य वाली पार्टी की तरफ है तो वो शनि वाली पार्टी की तरफ भी है, तो शनि उनको हार्म नहीं करेंगे। ये बात ठीक है कि दृष्टि पड़ रही है शनि की, और बिल्कुल दृष्टि पड़ रही है, मैं मानता हूं, इस बात को डिनाय नहीं किया जा सकता, पर हमें समझना है पॉइंट टू पॉइंट कि मामला क्या गड़बड़। अब यहाँ पर 3 भाव में अलग अलग युति बनी हुई है। पहली युति बनी हुई है राहु और चंद्रमा की। देखिए सेकंड हाउस में राहु चंद्रमा बने हुए एक साथ जी। राहु चंद्रमा क्या रिजल्ट देंगे बताइए आप लोग, और भी कोई बताइए, और भी पार्टिसिपेंट हाथ खड़ा करे, मैं चाहता हूँ। सर जो मन है ना उस पर ग्रहण लग जाएगा आदमी के। ठीक है, मैं अभी नए लोगों को पकड़ता हूँ। सुरेश मित्तल साहब आप बताइए कुछ। सर जो कहा है वो सही मेरे को भी लगता है कि जो चंद्रमा जो है मन को रिप्रेजेंट कर रहा है और राहु जो है वो ग्रहण लगाएगा। नहीं ग्रहण तो लगा दिया, पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अगर आपके सामने कुंडली आती है, तो आप इसको कैसे मतलब सामने वाले को समझाएंगे, क्या क्या इससे उसको जीवन में खामियां उठानी पड़ेंगी, या उसके क्या बैड इफेक्ट होंगे या उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे। इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा सर, इसको जो है ना माइंड को डाइवर्ट रखेगा, माइंड में विचारों में उथल पुथल रहेगी, और हो सकता है माइंड, मित्तल साहब माइंड अलग चीज है। इस कुंडली में माइंड का लॉर्ड जो है मंगल है और कारक बुध है। विचार आप कह सकते, थॉट्स कह सकते, मन कह सकते हैं आप। सर मेन वाणी को लेके असर डालेगा सर। बहुत तेज बोलने वाला बनाएगा, जल्दी जल्दी चीजों को बोलेगा, और साथ में स्लैंग का इस्तेमाल करवाएगा। आप जी ने सही पकड़ा है, बहुत सही है, बहुत सही है। क्या स्लैंग का इस्तेमाल, ठीक है। और जल्दी बोलने वाला बनाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी तेज चलने वाला ग्रह है और राहु भी तेजी वाला ग्रह है, जल्दी जल्दी चीजों को करने वाला। नहीं, राहु तेजी चलता नहीं है। राहु जो है एक राशि में काफी समय तक रहता है। ठीक है, ठीक है। राहु नहीं चलता, राहु दूसरे में तेजी पैदा करता है। दूसरे में राहु तेजी का कारक है, तो वो चंद्रमा में तेजी पैदा करेगा। चंद्रमा में, और चंद्रमा तो ऑलरेडी तेज है, समझे कि नहीं। तो चंद्रमा तो ऑलरेडी तेज है, तो इसका मतलब मन जो रहेगा वो बहुत ज्यादा डावाडोल स्थिति में पहुंच जाएगा। दूसरी जो आपने पॉइंट उठाया है कि वाणी, हाँ यस दैट्स ए गुड पॉइंट, कि वाणी ऐसे में इम्पैक्ट उनके जो है काफी उल्टा सीधा पड़ जाता है। ऐसा आदमी बोलना कुछ चाहता है और बोल जाता कुछ है, या कई बार गड़बड़ बोल जाता है, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लेता है, काफी कटु वचन बोल देता है, इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरी इन बातों का इम्पैक्ट क्या होगा। क्लियर हुई बात। तो ये पॉइंट आपको समझना है। एक तो ग्रहण हो गया, किसका ग्रहण, मन का ग्रहण। जब भी मन का ग्रहण किसी व्यक्ति की कुंडली में रखें, देखें, तो ये कहें ये बंदा मन से सेटिस्फाई नहीं रहेगा। ऐसे बंदे के पास सब कुछ होता है कहने के लिए कि इसके पास फलानी चीज नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जो इनके पास ना हो। इनके पास सब कुछ होता है, परंतु फिर भी अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं। इनका जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा, इनका पति भी अच्छा मिलेगा, इनकी पत्नी भी अच्छी मिलेगी, इनके बच्चे भी अच्छे मिलेंगे, पर फिर भी इनको लगेगा कि मैं लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्योंकि राहु मन पर असर पैदा करता है। अब कमाल की बात सुनिए, जिस दिन किसी दिन ऐसा मूड बनेगा, इनको लगेगा मेरे से ज्यादा बढ़िया और मेरे से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं,
जितनी मौज मैं ले रहा हूं उससे ज्यादा कोई मौज ले ही नहीं सकता। तो इसे हम कहेंगे एक कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, जो कभी तो आपको, अगर ये ऐसा व्यक्ति आपका मित्र हो, तो आपको कभी तो कहेगा मैं बहुत दुखी हूं, और कभी कहेगा मेरे से ज्यादा सुखी कोई इंसान है ही नहीं इस धरती पर। चलिए हम दूसरी युति पे जाते हैं। आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हो। मंगल और केतु दोनों साथ में बैठे हैं। मंगल और केतु दोनों साथ में बैठे हैं, अपने क्या घर में। रहेगा? सर हद से ज्यादा गुस्सा। हद से ज्यादा गुस्सा, बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट? अचानक चीजों की प्रवृत्ति देगा सर, खासकर एक्सीडेंट ऑपरेशन का कारक, क्योंकि मंगल केतु दोनों एक ही प्रवृत्ति का है। प्रताप जी मैं यहाँ थोड़ा सा टोक रहा हूँ, ये जरूर देख लीजिएगा कि स्वग्रही है। जब भी ग्रह अपनी राशि में हो जाते हैं, स्वग्रही हो जाते हैं, और अगर अन्य ग्रह के द्वारा पीड़ित ना हो, तो ये फिर इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं कर पाते। तो अभी तक इनकी जो एज है 36 के अबव है, आज तक इनका एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और आज तक एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। और रीजन इज ओनली दैट कि इनका शरीर का जो मालिक मंगल है वो स्वग्रही बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, एक प्रकार से अपने भाव में बैठा हुआ है। पर केतु भी वहां जो बैठा वो भी अपनी ही राशि में बैठा है, जो कि ऑपरेशनल प्लेनेट था। और अगर यहाँ पर मंगल खराब हो जाता, यानी कि किसी और लगन की कुंडली होती, तो निश्चित तौर पे 28वें वर्ष में, क्योंकि मंगल 28वें में जागता, केतु 7 में बैठा होता, या तो एक्सीडेंट कराता या ऑपरेशन कराता। परंतु यहाँ पर वो अपनी राशि में आने के कारण ऐसा कुछ अभी तक उसने किया नहीं, और आगे करेगा नहीं। ठीक है जी। चलिए अब आगे अगली युति की तरफ जाते हैं। हाँ, मंगल केतु आपने सही बताया, गुस्सा ज्यादा होगा, जिद्दी बना देगा, ये सारे काम होंगे। अब हम तीसरी युति को देखते हैं, सूर्य और शुक्र की युति 12वें भाव में। क्या चीज पैदा होगी, क्या होगा? सर शादी में प्रॉब्लम। सूर्य मरणासन हो गया सर। सूर्य मरणासन हो गया, ठीक है। मरणासन से शनि ने निकाल लिया सर, वहां पे शनि बैठे हैं केंद्र में। कौशल भाई शनि कैसे निकाल लेगा? शनि अभी तो हम आए थे, शनि तो बेचारा बकरी होके नीच के फल दे रहा है। नहीं निकाल पाएगा। हाँ, नहीं निकाल पाएगा ना बाबू। देखो, सारा खेल ग्रह की स्ट्रेंथ का है। स्ट्रेंथ हम क्यों देखते हैं? इसीलिए तो देखते हैं भाई। एक तरह से हम भी देखेंगे तो हम भी यूं कह देंगे, यार ये शनि तो उच्च का है, तो सूर्य तो मरणासन नहीं है, निकाल लिया सूर्य को, तो बाहर निकाल दिया। पर बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि ये कार्य करना था शनि ने, और शनि जो है कर नहीं पाया, क्योंकि शनि तो वक्री हो गया और नीच के समान फल दिखा रहा है। तो शनि में तो तंत्र नहीं है, दम नहीं है। तो इसके साथ बैठे शुक्र तो अच्छे हैं सर। फिर क्या हो गया? क्या शुक्र के पास ड्यूटी है? जगदीश जी ये चेक करो कि 12वें में क्या शुक्र उस चीज को बाहर निकाल सकता है, मरणासन ग्रह को? सर शुक्र मारा क्या है इस कुंडली के अंदर, दूसरे और 7वें भाव का वो स्लॉट होके 12वें में बैठा हुआ है। ठीक है। और अपने से 7th हाउस से गिने तो 1 2 3 4 6 में बैठा हुआ है अपने से, और सूर्य 8वें में बैठा हुआ है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी इनको अपनी दशाओं में इसके अंदर। बिल्कुल भी नहीं है, एक भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। बुखार सर शादी में प्रॉब्लम, पूरे साल में बुखार की भी प्रॉब्लम नहीं होती। सर शादी में प्रॉब्लम होगा सर। मैंने शुरू में ही कहा था, बिल्कुल पिन पॉइंट। बहुत जल्दी शादी हुई, चट मंगनी पट विवाह हुआ, सब कुछ बहुत बेस्ट है, बच्चे बेस्ट, सब कुछ, जीवन साथी बेस्ट। सर गुरु की राशि है, गुरु शुभ है। नहीं, पहले हम बात करो कि सूर्य मरणासन जो हुआ, क्या ये मरणासन है कि नहीं है? मरणासन तो है सर। मरणासन बिल्कुल, ये सूर्य मरणासन है।
जब ही तो पकड़ोगे। अरे मेरे भाइयों, जब ही तो डायग्नोज करोगे कि हमें किस प्रॉब्लम पे जाना है। एक अच्छे ज्योतिषी में और एक कमजोर ज्योतिषी में बस इतना ही अंतर है, बारीक अंतर है। अगर कमजोर ज्योतिषी से बात करोगे, सूत्र उसको भी रटे पड़े हैं, उसको भी उच्च नीच राशियां सब पता है। चलो वो आपसे कोई कमजोर नहीं है, वो भी दुकान खोल के बैठा है, उसे भी उच्च पता है, नीच पता है। बस क्या नहीं पता है, उसे ये चीजें नहीं पता है जो चीजें आज आप सीख रहे हो, उसे नहीं पता ये ट्विस्ट, वो वहीं पे मात खाएगा। और आपको ये पकड़ में आनी चाहिए, जब भी आप सही पॉइंट को पकड़ेंगे, यार इसका सूर्य कमजोर है, सूर्य नीचा विलासी है। हाँ, ये बंदा ये जरूर बात कहता है कि मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता, और ये सूर्य के मरणासन होने की निशानी। जब इंसान कहे मुझे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलता, मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, मैं किसी के लिए कितना भी कुछ कर दूं मुझे बुराई लौट करके मिलती है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं सूर्य का लोचा हो। समझ रहे हो बात को? तो सूर्य मरणासन है, तो अब आपको रेमेडी करनी है कि सूर्य को मरणासन की स्थिति से बाहर निकालना है। क्लियर हुई बात? ऐसे हम लोग देख, अब यहाँ पर देखना है, किसी ने ये नोट नहीं किया कि ये पंचम भाव का स्वामी सूर्य, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, दोनों एक साथ 12वें भाव में गए, इसका क्या तात्पर्य हुआ? पंचमे सप्तमे से एक साथ मिले हुए हैं। आज मेरे सारे पुराने स्टूडेंट कहाँ भाग गए? लव मैरिज हुई सर? शादी के बाद राइज किया इन्होंने? भाई राइज तो इनका तो सब कुछ राइज ही राइज मिला है इनको तो। सिंधु जी ने बताया कि लव मैरिज हुई है, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, क्योंकि ये लव मैरिज का बहुत ही अच्छा योग है। पर लव मैरिज की घटना जब घटती है जब पंचम भाव पर सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव ना हो। और यहाँ पर गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि, देखिए पंचम भाव इज ए लव अफेयर, 7th हाउस जो है क्या है? मैरिज। लव और अफेयर, लव अफेयर और मैरिज दोनों मिल गए तो लव अफेयर मैरिज क्या होगा? लव मैरिज हो जाएगी। पर गुरु कभी भी नहीं चाहता कि बंदा भाग करके शादी करे। गुरु कभी भी नहीं चाहता कि व्यक्ति अपनी जाति से भिन्न स्थान पर जाकर के शादी करे। तो वो अरेंज मैरिज की तरफ लेकर के जाएगा गुरु। गुरु अरेंज मैरिज कराएगा। तो इसको आप कैसे कहेंगे कि हाँ लव मैरिज का तो योग है पर होगी अरेंज मैरिज, क्योंकि जो लव मैरिज का योग है वो परफेक्टली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब बताइए मुझे, योग की स्थिति के अनुसार ये लव मैरिज का योग परफेक्टली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ? पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, लव मैरिज का योग बनता है, पर फिर भी लव मैरिज नहीं हुई। गुरु की दृष्टि है मात्र गुरु की दृष्टि से वो क्या गुरु की दृष्टि से केवल ये चीज टूट सकती है? बताओ। नहीं सर, मुझे लगता है कि वो 12वें भाव में जो योग बन रहा है तो उसके चलते उस योग का क्षय हो गया, क्या ये हम लोग कह सकते हैं? प्रताप जी ने बात बिल्कुल ठीक कही है, पर एक बात कहना भूल गए प्रताप जी, जो अभी अभी डिस्कस हुआ है। अरे भाई, जो योग बनाने वाला 2 ग्रह मिलकर के एक योग बनाएंगे, मरणासन है, 2 में से एक ग्रह तो मरणासन हो गया, तो युति हुई कहाँ? भाई एक बंदा तो वैसे ही गया बेचारा, तो युति तो बैठी नहीं ना, सेट नहीं बैठी, यहीं से पकड़ लेना चाहिए। मैंने कहा भाई लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है। अगर लव मैरिज के, जिंदगी में ध्यान रखना, ये सूत्र बता रहा हूँ, लव मैरिज के ग्रह किसी की कुंडली में स्ट्रॉन्ग हैं, वो किसी भी जाति में किसी भी मजहब में बैठ जाओ, वो करेगा तो लव मैरिज ही करेगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता उसे, वो लव मैरिज ही होगी।
अगर लव मैरिज का योग है, लव मैरिज नहीं हो रही है, पॉइंट पकड़ लेना, उस भाव में या तो उस ग्रह में स्ट्रेंथ कमजोर है या उस भाव की स्ट्रेंथ कमजोर है, दो में से एक चीज जरूर पकड़ में आ जाएगी। और वैसे अब आप सर्वाष्टक वर्ग से देखोगे तो भाई सूर्य पंचम था, लव का मालिक था, प्रेम का मालिक था, और वो तो 24 बिंदुओं के साथ है, उसको तो बिंदु 24 प्राप्त हुए, उसमें तो तंत्र ही नहीं है। जबकि अरेंज मैरिज का जो ग्रह है वो गुरु है, और वो 28 पॉइंट लेकर के बैठा हुआ है, तो गुरु की ताकत ज्यादा हो गई। ये बड़ा बारीकी से देखने की बातें हैं ये छोटी छोटी। अगर गुरु कमजोर हो जाता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, अगर गुरु को 24 नंबर मिल जाते हैं तो मेरे भाई दृष्टि काम नहीं करते, लव मैरिज होके ही मानते। इसीलिए मैं कहता हूँ कुंडली में इल्यूजन बहुत है। मरणासन होने पर भी लव मैरिज हो जाती सर? मैंने एक बात कही है कि अगर गुरु कमजोर हो जाता हाँ ठीक, तो फिर वो उसकी अपेक्षा कमजोर पड़ जाता। हाँ काफी। आपने तो कंपेयर करना है, दो लोगों की लड़ाई है, एक अरेंज मैरिज की, एक लव मैरिज की। लव मैरिज वाला कितना कमजोर होता है और अरेंज मैरिज वाला कितना कमजोर है। जो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाएगा उसकी नहीं चलेगी, जो जीत जाएगा वो पार जाएगा, उसका काम हो जाएगा। ठीक, सो सिंपल।